Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of the cell as a basic unit of life. So let's start the questions. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है ओमनी सेलुला ई सेलुले दैट मीन्स ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस हु गेव दिस कॉन्सेप्ट एंड मॉडिफाइड द सेल थियोरी. तो ये जो फॉर्मेशन है सेल का कि जो नए सेल है वो पुराने सेल के टूटने से बनते हैं और न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस और द प्री एग्जिस्टिंग वंस. The idea was actually given by the Rudolf Virchow, clear? Because जो शैलीडियन एंड शॉन है फर्स्ट ऑप्शन में, इन्होंने बेटा मिलके जो थ्योरी हमें दिया था सेल थ्योरी, उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल. इट डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल. दैट वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द सेल थ्योरी, जिसकी वजह से इसको मॉडिफाई किया गया. एंड मॉडिफिकेशन was given by the scientist whose name was Rudolf Virchow. He actually explained कि जितने भी नए सेल हैं वो बेसिकली बनते हैं पुराने सेल के टूटने से. ठीक है, सो ही एक्चुअली मॉडिफाइड द सेल थियोरी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द आंसर. सेकंड में विर्चो है, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन. सी में जो रॉबर्ट ब्राउन है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन का सेल थियोरी से कोई कनेक्शन नहीं है. इसने बेसिकली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस. और ल्यूवेनहॉक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द रुडोल्फ विर्चो. तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन. सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी गिवन स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट नहीं है. तो फर्स्ट है ह्यूमन चीक सेल्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर. अगर हमारे केस में हम चीक सेल्स की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉमनली नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से द सेल मेम्ब्रेन विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. जेनेटिक मटेरियल इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ऑब्वियसली दैट इज अगेन करेक्ट कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज कॉमनली नोन एज डीएनए. थर्ड है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. दैट इज अगेन करेक्ट ऑप्शन बिकॉज साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट बेटा जहां पर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो ऑपरेट होती हैं मैक्सिमम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल. सो इट इज अ मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी. डी है सेंट्रियोल इज अ नॉन मेम्ब्रेनस एंड कॉमनली फाउंड इन द प्लांट सेल. अब इस स्टेटमेंट में सेंट्रियोल को नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली बोला गया है जो वैसे तो करेक्ट है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्लांट. इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ द एनिमल सेल. कहाँ मिलता है ये आपको? एनिमल सेल में. तो ऑब्वियसली जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है और हमने नॉट करेक्ट बताना है तो सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन. देन थर्ड है द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड. है नेकेड मीन्स कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, नाउ दिस डीएनए इज नॉट कवर्ड बाय एनी काइंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो इट इज प्रेजेंट नेकेड इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी काइंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली बेटा हमें मिलता है बैक्टीरिया के केस में जिनको किंगडम मोनेरा में रखा जाता है. एंड बैक्टीरिया आर कॉमनली नोन एज द प्रोकैरियोट्स. क्या बोला जाता है बैक्टीरिया को? प्रोकैरियोट्स. तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल जो कि करेक्ट है. बी में बेटा यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल में डीएनए इज प्रॉपरली कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज द न्यूक्लियस. So when the DNA is not covered by nuclear membrane, that kind of the genetic material is known as the nucleoid and this nucleoid is present in the prokaryote. Multicellular cell is not the example. Both A and B is not possible. So the correct option for the question number third is the A option. कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए विच इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉमनली नोन एज द न्यूक्लियोइड एंड इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यू कैन से बैक्टीरिया. क्लियर?
क्वेश्चन फोर्थ है द सेल ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द अदर ऑर्गेनली। तो जिस सेल ऑर्गेनली की यहाँ पे बात हो रही है जो कि हमें साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा या दूसरे ऑर्गेनलीज के अंदर भी मिलेगा, दैट इज ऑब्वियसली द राइबोसोम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म की बात करें, द साइटोप्लाज्म कंटेन द ATS टाइप ऑफ द राइबोसोम. And when you talk about the mitochondria, which is the cell organelle, plus when you talk about the plastid that include the chloroplast, both contain the type of the ribosome which is 70S. So ribosome is a cell organelle which is present in the cytoplasm as well as in the other cell organelles. ठीक है, तो mitochondria is not the option, chloroplast is not the option, ER is not the option. राइबोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. तो 4 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. नंबर 5 हमारे पास है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंजाई. नीट 2016 में आ चुका है और एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन आपको दी गई है कि फंजाई के केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है काइटिन. काइटिन इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ NAG. नाउ व्हाट इज NAG? इट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि काइटिन बनाता है. तो काइटिन एक तरीके का होमोपॉलीमर है जो कि फंगल सेल वॉल बनाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा पेप्टिडोग्लाइकन है, नॉट पॉसिबल बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकन हमें मिलता है बैक्टीरिया के केस में. सेल्यूलोज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये हमें मिलता है प्लांट या एल्गी के केस में. हेमीसेल्यूलोज इज अगेन प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्लांट सेल वॉल. तो आंसर कौन सा बच्चा? डी, दैट इज काइटिन विच इज प्रेजेंट इन द फंगल सेल वॉल. तो 5th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन द प्रोकैरियोट? First of all, you should know ki what is inclusion body. So when we talk about the inclusion body, this inclusion body is a non-membrane bound. मतलब it is not covered by any true membrane. So proper कोई membrane की covering इसके around नहीं होगी, ठीक है. And it is a type of a non-living structure. इसको एक non-living structure माना जाता है और ये commonly हमें मिलता है बैक्टीरिया सेल के केस में, जैसे कि फूड वैक्यूल, सल्फेट ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, इन सबको रखा जाता है इंक्लूजन बॉडी में जो ज़रूरत के हिसाब से बनेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे. तो इसमें फर्स्ट है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जिनको स्टार्च ग्रेन्यूल बोला जाता है, जिनमें स्टार्च का स्टोरेज होगा और ये मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में. सेकंड है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जिनमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज है और ये नॉर्मली आपको बैक्टीरिया में मिल जाते हैं. पॉलीजोम बेसिकली एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है. पॉलीजोम में क्या होगा कि आपके पास ये स्ट्रैंड है mRNA का और इस स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो अटैच होते हैं. तो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड द पॉलीजोम विच इज़ नॉट एन इंक्लूजन बॉडी एक्चुअली, क्योंकि वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा. और अगर मैं लास्ट ऑप्शन देखूं डी, तो वो फॉस्फेट ग्रेन्यूल है विच एक्चुअली स्टोर द फॉस्फेट. So साइनोफाइसिन granule is an inclusion body, glycogen granule again an inclusion body, phosphate granule again an inclusion body. But when we talk about the polysome, it is not an inclusion body because it is made up of number of ribosome attached to the single mRNA strand and that help in the process which is called protein formation. तो 6 का जो correct option बनेगा that will be the C option. Clear? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है व्हाट इज अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बात करनी है बेटा यहाँ पर बैक्टीरिया सेल की, ठीक है. तो बैक्टीरिया के केस में हम बात करेंगे रिगार्डिंग देयर जेनेटिक मटेरियल. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है दे पोजेस स्मॉल सर्कुलर DNA कॉल्ड प्लाज्मिड. तो एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA इनके पास होता है अपार्ट फ्रॉम द मेन जीनोम जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है, दैट इज करेक्ट. नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है क्योंकि अगर आप किसी भी बैक्टीरियल सेल को देखो तो उसमें जो DNA होगा विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऐसे DNA को कॉमनली नाम दिया जाता है यहाँ पर न्यूक्लियोइड का,
ठीक है। और थर्ड है इट कंपोज्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। डेफिनेटली जो डीएनए आपको बैक्टीरिया में मिलेगा वो सिंगल है, लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड है और उसका नेचर है सर्कुलर। डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि ऑब्वियसली दो स्ट्रैंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन वो सर्कुलर होता है। तो ये सारी ऑप्शन जो है बेटा ये करेक्ट हैं अबाउट द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा 7th का दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 8 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेन जीनोम के अलावा प्रेजेंट है। वेन एवर यू सी अ बैक्टीरिया सेल, तो बैक्टीरिया सेल में जो मेन जीनोम है वो हमारे पास है डीएनए। डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर जीनोमिक मटीरियल हमें मिलता है विच इज अपार्ट फ्रॉम द डीएनए, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। देन सेकेंड हमारे पास है दे आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ दैट इज अगेन करेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक में आप इनको यूज कर सकते हो फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन, क्योंकि वहां पर ये काम करते हैं वैक्टर्स का। तो बायोटेक में हम प्लाज्मिड्स को एज अ वैक्टर भी यूज कर सकते हैं। दे हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियोइड। नाउ दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियोइड के रेप्लिकेशन में जो हेल्प करता है वो मीजोजोम है, इट इज नॉट द प्लाज्मिड। फोर्थ है दे आर स्मॉल सर्क्यूलर एंड कन्फर सर्टन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया लाइक रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल है विच इज़ नोन एज द प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बैक्टीरिया को देगा जो उनको बाकियों से अलग करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट टुवर्ड द एंटीबायोटिक्स। सो दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इनकरेक्ट है वो सी है आपके पास। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। नंबर 9 है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के केस में अगर मैं बैक्टीरिया सेल की बात करूं तो ये सपोज करो बेटा आउटर मेम्ब्रेन है विच इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, क्लियर, और यू कैन से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होके बनाती है दिस काइंड ऑफ द टिब्यूलर स्ट्रक्चर विच इज कॉमनली नोन एज द मीजोजोम। तो इन्वेजिनेशन से जो बनेगा उसको मीजोजोम बोला जाता है, बिकॉज राइबोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनेली है। माइक्रोविलाई प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। वैक्यूल अगेन आपको मिलता है प्लांट सेल में, नॉट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द मीजोजोम। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। नाउ दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पेप्टिडोग्लाइकन इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच कम्स अंडर द पॉलीसैकेराइड। तो ये करेक्ट है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पॉलीसैकेराइड की बनी है। Pili and fimbriae are mainly involved in the motility of the bacterial cell. Now that is not a correct statement, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पिलाई की बात करें तो पिलाई का बेटा मेन काम होता है कॉन्जुगेशन विच इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। फिम्ब्रे की अगर मैं बात करूँ तो ये एडहेशन या फिर क्लिंगिंग में यूज़ होते हैं, लाइक चिपकना, लटकना होस्ट टिश्यू के साथ, ठीक है। तो यू कैन से एडहेशन और क्लिंगिंग। मोटिलिटी के लिए जो यूज होता है फ्लैजेला यूज होता है, नॉट पिलाई एंड फिम्ब्रे। तो ये आपके पास इनकरेक्ट है। सी है साइनोबैक्टीरिया लैक द फ्लैजिलेटेड सेल। साइनोबैक्टीरिया मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डेफिनेटली ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, तो ये करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Now this is the only bacteria which is not having the cell wall, otherwise bacteria में cell wall present है. This is the only member. So it is again a correct statement. तो incorrect जो बना आपके पास नंबर 10 में that will be the B option. तो नंबर 10 का B option है incorrect statement. 11 नंबर क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन द ई कोलाई एंड द क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ई कोलाई जो है वो बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया है बेटा। बैक्टीरिया का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। क्लेमाइडोमोनास जो है वो बेसिकली यू कैरियोट में आता है। तो मान के चलो एक यू कैरियोटिक सेल है और दूसरा हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। राइबोसोम जो हैं वो दोनों में अलग अलग रहेंगे, क्योंकि प्रो में राइबोसोम होते हैं 70 और यू कैरियोट में राइबोसोम होते हैं 80। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी दोनों में डिफरेंट रहेगा।
फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, हालांकि कंपोजिशन डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपको अगेन मिलती है डिफरेंट। तो जो कंपोनेंट अलग नहीं है ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास, यानी कि जो दोनों में सेम रहेगा, वो हमारे पास है सेल वॉल। तो 11 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बनता है हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इंक्लूड द सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज ट्रू अबाउट द मीजोजोम। तो मीजोजोम मैंने पहले ही बताया बेटा कि बैक्टीरिया सेल में जब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगा तो इन्वेजिनेशन से जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको नाम दिया जाता है मीजोजोम का, जो पर्टिकुलर आपको मिलता है बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट सेल में। फंक्शन वाइज देखा जाए तो मीजोजोम सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा जिस टाइम पे बैक्टीरिया सेल डिवाइड करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन भी करेगा क्योंकि मीजोजोम में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है विच कैरिड आउट द रेस्पिरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। डीएनए रेप्लिकेशन भी करवाएगा जिस टाइम पे बाइनरी फ्यूजन होता है, तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियोइड है उसका डिवीजन भी कौन करवाता है, मीजोजोम। सो इट हेल्प इन द बाइनरी फ्यूजन। तो ये सारे फंक्शन जो है मीजोजोम ने परफॉर्म करने हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन बना दैट विल बी द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 13 है सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच बताना है तो सबसे पहले आता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल के सामने लिखा है ग्रीन बैक्टीरिया सेल, क्लियर है, ठीक है। ग्रीन बैक्टीरिया मतलब जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है विच आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे मस्ट be able to capture the sunlight while they are present in the water, so that is actually done with the help of gas vacuole। तो ये करेक्ट है हमारे पास। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के सामने लिखा है एनिमल सेल, जो कि मिस मैच है क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमें मिलता है प्लांट सेल के केस में, नॉट इन केस ऑफ एनिमल। प्रोटिस्टा और यूकैरियोट, दैट इज अ करेक्ट मैच। मिथेनोजन प्रोकैरियोट्स में आते हैं जो कि मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, अगेन अ करेक्ट मैच। तो मिस मैच बनता है 13 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन, that is a large central vacuole in case of animal, not in animal but they are present in case of plants। नंबर 14 है द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। अगर हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है यानी कि फ्लेक्सिबल है, और ये फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि लिपिड्स का और प्रोटीन्स का आपको लेटरल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये किन चीज़ों में हेल्प करेगा, अगर तो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो मेम्ब्रेन ग्रो कर सकती है, डिवीजन के टाइम पे हेल्प भी करेगा, तो सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन है। इंटरसेलुलर जंक्शन भी बनाएगा जिसकी वजह से सेल आपस में एडहेयर्ड होते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। सीक्रेशन एंड परमिएशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि अगर आपने मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करना है इनटू द सेल, आउट ऑफ द सेल, that can be done due to the flexible nature of the membrane। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा that will be the D ऑप्शन। तो 14th का करेक्ट ऑप्शन है D। नंबर 15 द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दिस मीन दैट सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो जब अगर मेम्ब्रेन आपके पास बेटा सिलेक्टिव परमिएबल होती है तो सिलेक्टिव का मतलब ये होगा कि सॉल्वेंट जो है वो तो अलाउ किया जाएगा ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, लेकिन जो सॉल्यूट है वो हमेशा सिलेक्टिव जाएगा, सॉल्यूट को फ्रीली अलाउ नहीं किया जा सकता। तो it allow all the material to pass through it? Not at all. It allow only water to pass through it? Again not possible. It allow only certain material to pass through it. Now that is the correct option कि solvent तो चलो चला गया, लेकिन जो solute है, solid particles हैं, उनको selectively allow किया जाएगा। So membrane is called selectively permeable membrane। डी आपके पास है अलाउ ओनली आयंस टू पास थ्रू इट, ओनली आयंस नहीं है, सॉल्वेंट भी पास होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 16 में है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजली विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये क्लियर है, आप कर सकते हो, बिना एनर्जी के उनको डिफ्यूज करवा सकते हो। वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस पास थ्रू इट लेस रैपिडली देन लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ये भी क्लियर है। अगर आप मेम्ब्रेन में लिपिड का अरेंजमेंट देखो तो
तो लिपिड का जो अरेंजमेंट है बेटा, उसमें हेड जो है वो बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है। हेड इज बेसिकली वाटर सॉल्युबल, टेल इज वाटर रिपेलिंग। तो लिपिड के इस अरेंजमेंट की वजह से बनता है वाटर रेजिस्टेंट बैरियर। तो पानी या पानी में सॉल्युबल कोई भी चीज़ मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन लिपिड या लिपिड सॉल्युबल कर सकती है। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट मूव अक्रॉस इट बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये भी क्लियर है। न्यूट्रल है तो आराम से मूव कर सकते हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो डी ऑप्शन जो है, नन ऑफ द अबव, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा बना? डी ऑप्शन। 17 है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर, और ये ऑलरेडी बेटा आपके AIPMT 2015 में आ चुका है। स्मूथ ER के सामने लिखा है सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स, तो ये करेक्ट है कि जो स्मूथ ER है वो लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, फिर उनको ट्रांसफर करेगा टुवर्ड गोल्जी फॉर द मॉडिफिकेशन। रफ ER सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, नाउ दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि रफ ER में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से वो हेल्प करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन में, नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। रफ ER के सामने लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अगेन द रॉन्ग मैच। SCR के सामने लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, अगेन अ रॉन्ग मैच। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, अगेन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। न्यूक्लियर एनवेलप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये डायग्राम आप ध्यान से चेक करो। ये डायग्राम है बेटा न्यूक्लियस का, जिसमें कि दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, दिस इज कॉल्ड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास आ गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं, जिनको राइबोसोम बोला जाता है, जो कि इनर के ऊपर नहीं है, और यही आउटर आगे जाके एक्सटेंड हो जाती है इनटू अ टिब्यूलर नेटवर्क। नाउ दिस टिब्यूलर नेटवर्क इज नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनली। और इसके ऊपर भी आपको राइबोसोम नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली अगर राइबोसोम है तो सरफेस बेटा रफ होगा, तो टाइप ऑफ ER इज नोन एज RER। तो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चलें तो न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, ऑब्वियसली कहाँ से आ रहा है? ER से। पहला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉट द राइट आंसर। दूसरा है माइक्रोटिब्यूल, अगेन रॉन्ग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज SCR नेवर गिव राइज टू द एनवेलप, तो ये हो गया गलत। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द C ऑप्शन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें एक फिगर आपको दिया है, तो उसमें हमने B पार्ट बताना है, जो लेबल नहीं है यहाँ पर कि B किसको रिप्रेजेंट करता है। अब सेम डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस है और उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन से निकला टिब्यूलर स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर हमें बहुत सारी ग्रैनुलर बॉडीज नजर आती है, जिनको राइबोसोम बोला जाता है। तो जो B डायग्राम है वो बेसिकली हम लोगों के पास यहाँ पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द टाइप ऑफ ER विच हेल्प इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। तो A राइबोसोम गलत है, B आपके पास RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ राइट ऑप्शन। क्योंकि C में बेटा स्मूथ है, स्मूथ ये हो नहीं सकता क्योंकि सरफेस पे राइबोसोम है। न्यूक्लियर पोर इज नॉट द पार्ट B, दैट इज इनकरेक्ट। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द B ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द आयंस एंड द अदर मटेरियल इज हायर इन द वैक्यूल देन दोज इन द साइटोप्लाज्म। प्लांट के केस में लार्ज वैक्यूल है सेल के सेंटर में, जिसको सैप वैक्यूल बोला जाता है। तो सैप वैक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसकी मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। दिस इज द मेम्ब्रेन विच इज नोन एज द टोनोप्लास्ट, और उसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा दैट इज नोन एज द सेल सैप। दोनों को मिला के नाम दिया जाता है वैक्यूल, दैट इज इन केस ऑफ प्लांट। सो व्हेन यू लुक एट द डायग्राम बेटा, यहाँ पर जो भी मटेरियल है, आयंस हो गए, सॉल्ट हो गए, सॉल्यूट हो गए, उनका कंसंट्रेशन हमेशा सेल सैप में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। तो इसका रीज़न पूछा जाता है।
सबसे पहले बताते हैं कि टोनोप्लास्ट हैज़ अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पंप द आयंस इनटू द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. Then second है through osmosis a large amount of the ions goes continuously to the vacuole from the cytoplasm. ये possible नहीं है क्योंकि बेटा टोनोप्लास्ट का जो nature है it is a selectively permeable membrane. So when we are talking about the selectively permeable membrane, it will allow the entry of the selective solute or the ions. Clear? थर्ड है साइटोप्लाज्मिक आयन एंटर द वैक्यूल थ्रू द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर. ये भी पॉसिबल नहीं है. वैक्यूल इज ऑलवेज एंगेज्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट इनटू देयर आयन. दिस इज नॉट पॉसिबल. Tonoplast is selectively permeable, so it allow the ions to enter into the vacuole, that is into the cell sap. That is why cell sap का nature जो है वो थोड़ा hypertonic होता है as compared to the remaining cytoplasm. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपके पास बनेगा ए ऑप्शन. 21 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. दैट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन. जब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करोगे वो माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं है. और स्टेनिंग के लिए जैनस ग्रीन जो डाई है वो बहुत कॉमनली यूज करी जाती है. बी है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल डिटरमिन द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल. ये भी क्लियर है कि जितना ज़्यादा सेल आपका एक्टिव होगा उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी उतने ज़्यादा होंगे. द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन. इट इज़ ऑल्सो क्लियर. माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के थ्रू डिवाइड करेगा क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है. The outer membrane forms a number of enfolding called cristae. Now that is the incorrect statement. अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम यहाँ पर चेक करो सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो है वो इनर मेम्ब्रेन है. बट व्हेन वी लुक एट द इनर मेम्ब्रेन इट गिव राइज टू दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉमनली नोन एज द क्रिस्टे. सो क्रिस्टे जो है वो इनर मेम्ब्रेन से बनते हैं, नॉट फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन. तो 21 में जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. 22nd है साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन. साइटोक्रोम्स बेसिकली आपको कहाँ मिलते हैं? तो साइटोक्रोम जो है वो बेसिकली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है दैट इज इन्वॉल्व इन द ईटीएस. ईटीएस मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होगा. तो आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट द ऑप्शन. क्रिस्टे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज करेक्ट. लाइजोसोम इज नॉट द ऑर्गेनेली जिसमें आपको साइटोक्रोम मिलेगा. मैट्रिक्स में ईटीएस नहीं ऑपरेट होता है. मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है क्योंकि ईटीएस के लिए जो कॉम्प्लेक्स हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और वही इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होके बनाती है क्रिस्टे. तो 22nd का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. 23rd है बोथ द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा दोनों मेम्ब्रेन्स की बात करी जाए दैट इज इनर एंड आउटर, तो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन का हमसे पूछा जाता है नेचर. पहली बात तो देखो, अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं तो आउटर मेम्ब्रेन इज फुली परमिएबल. इट इज फुली परमिएबल, ठीक है. और अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की यहाँ पर बात करूँ तो इनर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली सिलेक्टिवली परमिएबल. सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आप कंपेयर करो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को. तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर. फंक्शनली तो सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है. सेकेंड है स्ट्रक्चरली एज वेल एज नॉट बट फंक्शनली सिमिलर. ठीक है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हैं, दैट इज नॉट. स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट. क्लियर, ये भी हमारे पास गलत है क्योंकि दोनों का बेटा स्ट्रक्चर भी अलग है और दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट रहता है. ठीक है, तो सेम में यहाँ पर अगर हम बात करें रिगार्डिंग दिस पॉइंट कि दोनों में अगर मैं देखूँ स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली सिमिलर, तो ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि फंक्शनली वो सिमिलर नहीं है. फंक्शनली इट इज़ टोटली डिफरेंट. वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आउटर इज फुली परमिएबल, इनर इज सिलेक्टिवली परमिएबल. तो फंक्शनली डिफरेंट का सिर्फ एक ऑप्शन है सी ऑप्शन, बिकॉज बाकियों में सिमिलर है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? सी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23. 24 है चूज द इनकरेक्ट पेयर. इनकरेक्ट पेयर बताना है तो क्लोरोप्लास्ट में लिखा है ट्रैप द लाइट एनर्जी. नाउ दैट इज क्लियर ऑब्वियसली क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो लाइट एनर्जी ट्रैप करेगा.
क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू द प्लांट, ऑब्वियसली वो कलर भी देता है. ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द न्यूट्रिएंट, डेफिनेटली बेटा ल्यूको का मेन काम होता है स्टोरेज का, आइदर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यू कैन से स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन से पार्ट में है. तो स्टोरेज का काम है ल्यूको का, क्रोमो का काम है कलर देना, और क्लोरो का काम है ट्रैप करना लाइट एनर्जी को. तो करेक्ट ऑप्शन है डी, बिकॉज इसमें से इनकरेक्ट नहीं है कोई. तो 24 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन. 25th में है क्रोमोप्लास्ट हैव द फैट सॉल्युबल पिगमेंट. क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो फैट सॉल्युबल पिगमेंट हैं, और यहाँ पर जो पिगमेंट होते हैं उसमें एक हमारे पास आता है कैरोटीन और एक पिगमेंट आता है विच इज कॉल्ड ज़ैंथोफिल, विच आर द फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स इन द क्रोमोप्लास्ट. Chlorophyll is not the pigment in the chromo, it is in the chloro. और carotene और xanthophyll both are together known as the carotenoid pigment. So correct option बनेगा B option, because C में बेटा chloroplast है. chloroplast एक ऑर्गेनली का नाम है जिसमें फैट soluble pigments हैं. क्लियर? और डी हमारे पास है बोथ ए एंड बी, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. तो 25th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, कैरोटिनॉइड्स. क्लियर? 26 है हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम एज अ डेंस पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था एज अ डेंस पार्टिकल, उसका नाम था जॉर्ज पैलेड. दैट इज़ वेरी क्लियर, रिटन इन योर एनसीईआरटी. इसी वजह से बेटा राइबोसोम को कॉमनली नाम दिया जाता है पैलेड पार्टिकल्स, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैलेड पार्टिकल्स, या फिर आप इनको आरएनपी बोल सकते हो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, बिकॉज ये बने हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के. कॉलिकर का नाम जो है वो एसोसिएटेड है विद द डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. बॉवेरी इज रिलेटेड विद द जेनेटिक्स. Strasburger is related with the division. So George Palade is the name of the scientist who discovered the ribosome as a dense particle under the EM. तो 26 में जो correct option बनेगा that will be the A option. 27 है the sedimentation coefficient of the ribosome is a measure of. जब आप राइबोसोम की बात करते हो बेटा तो राइबोसोम में दो टाइप आती हैं, जैसे 70S है, एक आपके पास 80S है. 70S आपको मिलता है प्रोकैरियोट में, 80S हमें मिलता है जनरली यूकैरियोट्स में. तो यहाँ पर जो S है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग यूनिट. स्वेडबर्ग यूनिट या फिर इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड द साइज ऑफ द राइबोसोम. तो जितना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ेगा मतलब डेंसिटी और साइज उतना ज़्यादा बढ़ेगा. तो डेफिनेटली 27 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द ए ऑप्शन. नंबर को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द डेंसिटी. तो 27 का करेक्ट ऑप्शन बना ए ऑप्शन. 28 है द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ द 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ द मोनोमर इज नोन एज व्हाट. अब इसमें अगर मैं साइटोस्केलेटन की बात करूं तो सॉलिड है, लीनियर है, दो चीज़ें, और डायमीटर आपको गिवन है बेटा 6 नैनोमीटर. तो अगर मैं यहाँ पर 6 नैनोमीटर की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर आता है फॉर एग्जाम्पल माइक्रोटिब्यूल, क्योंकि साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं 3 तरह के. माइक्रोटिब्यूल का डायमीटर है अप्रॉक्सीमेटली 25 नैनोमीटर और ये हॉलो है, सॉलिड नहीं है. फिर हमारे पास आते हैं माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, जो कि सॉलिड है, लीनियर है, इनका डायमीटर है अप्रॉक्सीमेटली 6 नैनोमीटर. फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स और इनका डायमीटर आता है अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर. तो इंटरमीडिएट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका डायमीटर आता है टिब्यूल और फिलामेंट के इन बिटवीन. तो यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा है 6 नैनोमीटर, सॉलिड, लीनियर, देन द आंसर गोज टू द माइक्रोफिलामेंट. तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. Then identify A to D in the given diagram, that is a representation of the internal structure of the centriole. तो इसको पहले हम लेबल कर लेते हैं. A में जो है वो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर है मेम्ब्रेन, ठीक है, और देन उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर आता है
B diagram, this is basically the diagram for the transverse section of the flagella or the cilia. आइदर सीलिया या फ्लैजिला का है क्योंकि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सेंट्रियोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है. सेंट्रियोल इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन. तो A इज बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द कवरिंग. क्लियर. देन उसके बाद C जो है वो सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल है जो बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि बेटा सीलिया या फ्लैजिला में अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट. D जो है वो रेडियल स्पोक है जिसके थ्रू पेरिफेरल फिब्रिल सेंटर से जुड़े होते हैं. तो A है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो A प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है. देन उसके बाद C है सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल. C is central microtubule, A is plasma membrane, D radial spoke और B interdoublet bridge. इंटरडबलेट का मतलब होता है जो जोड़ता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये A है, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B. तो आप इसको AB लिंकर भी बोल सकते हो. आइदर यू कैन कॉल इट AB लिंकर और यू कैन से इंटरडबलेट ब्रिज जो दो पेरिफेरल फिब्रिल को आपस में कनेक्ट करता है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? 29 का C ऑप्शन. फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस द बेस्ट सेल इज, अगर न्यूक्लियस को हमने स्टडी करना है तो बेस्ट सेल कौन सा लिया जाना चाहिए? द सेल विच इज प्रेजेंट इन द इंटरफेस. क्योंकि इंटरफेस में अगर आप सेल पिक करोगे तो इंटरफेस के न्यूक्लियस के अंदर we have the material which is known as the chromatin material, which is basically the genetic material in the uncondensed form. condensed नहीं होता है, decondensed आप बोल सकते हो. chromatin है which shows the euchromatin and heterochromatin. तो बेस्ट तरीके से आप न्यूक्लियस को स्टडी कर सकते हो. इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर विजिबल होंगी, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर विजिबल होगा. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सेल इन द लेट प्रोफेस, तो लेट प्रोफेस को आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पहुँचने तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट चुकी होती है, न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है. डिविजनल फेस में भी पॉसिबल नहीं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. मेयोटिक फेस में भी अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो 30th में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द A ऑप्शन. 31 है विच वन इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है हमने. तो सबसे पहले है बोथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेवर फ्यूजेस. तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है. फ्यूजन तो होगा मेम्ब्रेन का क्योंकि अगर फ्यूजन होगा तभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर बनेंगे और पोर ज़रूरी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल. तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. बोथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर फ्यूजेस. नेवर फ्यूजेस अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Both the nuclear membranes are parallel to each other and fuses to form the nuclear pore at a number of places. Now that is a correct option. अगर आप दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करो तो both the nuclear membrane fuses together at many points, so they form the nuclear pore by which we can transport the material in both direction. Clear? इनर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद राइबोसोम. इनकरेक्ट. इनर अटैच नहीं होती, आउटर अटैच होती है. तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द C ऑप्शन. 32 में है चूज द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर. इनकरेक्ट बताना है तो हिस्टोन के सामने लिखा है बेसिक प्रोटीन. ये क्लियर है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड के और ये दोनों अमीनो एसिड बेटा बेसिक हैं. सो दीज आर कॉल्ड बेसिक प्रोटीन. सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, ये भी क्लियर है. जहाँ पर दो क्रोमोसोम की आर्म्स आपस में कनेक्टेड होती हैं दैट इज नोन एज द सेंट्रोमियर और यू कैन से द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. काइनेटोकोर जो है वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये भी क्लियर है. काइनेटोकोर डिस्क शेप है और सेंट्रोमियर के आसपास आपको मिलेगा जहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे. तो इनकरेक्ट पेयर में ऑप्शन आता है D, नन ऑफ द अबव. तो 32 का करेक्ट ऑप्शन है D ऑप्शन.
33 में आपके पास है द क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस्ड पे हो सकता है कि सेंट्रोमियर आपको सेंटर में मिले या स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर मिले, ठीक है, या फिर नियर टू द टर्मिनल एंड मिले, या हो सकता है कि सेंट्रोमियर आपको मिले एट द टर्मिनल एंड। तो पोजीशन जो है सेंट्रोमियर की वो 4 हैं, मे बी एट द सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, नियर टू द टर्मिनल और एट द टर्मिनल। तो उस बेसिस पे बेटा क्रोमोसोम को हम टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक आता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टिल्लोसेंट्रिक। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर? दैट इज टोटल 4 क्रोमोसोम। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 34 में बेटा डायग्राम में आपको दिए टाइप ऑफ क्रोमोसोम ए टू डी और इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए में सेंट्रोमियर इज एट द टर्मिनल, तो ए की आर्म विजिबल है तो इसको बोला जाता है टिल्लोसेंट्रिक। बी की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रोमियर इज नियर टू द टर्मिनल एंड, तो एक आर्म बहुत छोटी है और एक बहुत लंबी है तो इसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। सी में जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो स्लाइट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा आर्म्स की लेंथ में, तो इसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। और डी जो है उसमें सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर पे है तो आर्म्स इक्वल लेंथ की हैं, तो इसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक। तो अगर हम पार्ट्स लेबल में चेक करें जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो ए ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर ए है टिल्लो, बी एक्रो, सी सब मेटा, डी मेटा। बाकियों में तो बेटा ए एक्रो दिया है जो वैसे ही आपके पास हो गया गलत ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन का कौन सा बनता है? ए ऑप्शन। 35 है द फॉर्मेशन ऑफ द आरआरएनए। आरआरएनए को नाम दिया जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये फॉर्मेशन करता है राइबोसोम का, और राइबोसोम की फॉर्मेशन करेगा तो राइबोसोम आगे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो आरआरएनए का फॉर्मेशन सेल में होता कहाँ पर है? फर्स्ट है सेंट्रियोल जो कि इनकरेक्ट है, सेकंड है न्यूक्लियोलस, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी साइटोप्लाज्म नॉट करेक्ट, डी राइबोसोम अगेन नॉट करेक्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फेंट बॉडी है विच इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, विच इज द मेन साइट फॉर द आरआरएनए फॉर्मेशन। तो 35th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 36 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? They are present in the bacteria. Clear? No. These are the minute membranous vesicle. They are present in the plants and animals and they have the various enzyme. यहाँ पर basically हम लोगों ने बतानी है correct। तो करेक्ट में बोला है कि दे आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते, माइन्यूट मैम्ब्रेनस वेसिकल इनको नहीं बोला जाता बिकॉज दीज आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड साइटोस्केलेटल एलिमेंट। दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि डी में लिखा है दे हैव द वेरियस एंजाइम। एंजाइम नहीं होते हैं, दीज आर बेसिकली प्रोटीनेशियस, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये काम करते हैं सेल डिवीजन में, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में, साइटोकाइनेसिस में। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 37 है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट। कौन सा गिवन सेल आपके पास यूकैरियोट नहीं है? यूग्लिना है, तो यूग्लिना बेटा प्रोटिस्टा में आता है तो प्रोटिस्टा को यूकैरियोट्स बोला जाता है। एनाबेना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया के केस में। तो क्लियर है ये यूकैरियोट नहीं है। स्पाइरोगैरा एल्गी है तो एल्गी आप डेफिनेटली यू में रखते हो। अगैरिकस फंजाई है तो फंजाई भी हमारा यू में आता है। तो कौन सा वाला यूकैरियोट नहीं है? इट इज़ द बी ऑप्शन, दैट इज एनाबेना। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू द प्रोकैरियोट्स एंड द मैनी यूकैरियोट्स। मैनी इसलिए क्योंकि वो सब में नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम में होगा। क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट,
क्लियर, देन ये नहीं है सेल वॉल प्रेजेंट। नाउ दैट इज द फीचर जो कॉमन है प्रो और यू में। प्रो में क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है। यू में सेल वॉल फंजाई, प्लांट, एल्गी, फ्यू प्रोटिस्टा, तो काफ़ी यू कैरियोट्स में आपको मिलती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हम दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रो में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज डेफिनेटली प्रो में नहीं होते हैं, तो जो फीचर आप कॉमनली दोनों में अप्लाई करोगे दैट विल बी द बी ऑप्शन, दैट इंक्लूड सेल वॉल। क्लियर, देन 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। नाउ दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर यू में सेल वॉल है तो ज़्यादातर या तो प्लांट में हम पढ़ते हैं या फंजाई में पढ़ते हैं या एल्गी में पढ़ते हैं, तो सब में बेटा सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। प्लांट में सेल्यूलोज, फंजाई में काइटिन, एल्गी में यू हैव सम डिफरेंट लाइक ग्लैक्टन, मैनन, सेल्यूलोज। इट इज़ नॉट पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन मिलती है बैक्टीरिया के केस में, तो it is not the feature of a eukaryotic cell. It has ATS type of the ribosome present in the cytoplasm, that is correct statement. Mitochondria contain the circular DNA, ये भी ठीक है. Membrane bound organelles are present, ये भी clear है. तो कौन सी statement correct नहीं है? That will be the A. तो 39 का आंसर आएगा A option. Different cells have the different sizes. Arrange the following cell in the ascending order. Ascending order में सबसे कम साइज वाला अगर आप इन चारों में से देखो तो माइकोप्लाज्मा है, जिसको स्मॉलेस्ट बोला जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं बैक्टीरिया, जो उनसे थोड़े से बड़े हैं। देन यू हैव द ह्यूमन आरपीसी, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है, और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग, दैट इज 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस हम लोगों के पास बनेगा ए ऑप्शन। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखा है कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दैट इज करेक्ट, दोनों में है। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट। क्लियर, बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स आपको लिपिड की नजर आती हैं। कंसीडर्ड आप उसको भले ही मोनोलेयर करो, लेकिन ऑब्वियसली अरेंजमेंट वाइज देखोगे तो आपको लिपिड्स की 2 लेयर नजर आती हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये भी करेक्ट है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड लेयर। इंटीग्रेटेड भी हो सकते हैं मेम्ब्रेन के साथ, या फिर लूजली एसोसिएट भी हो सकते हैं, जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। नाउ दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट ट्रू, डी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको, और जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसको ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। Not in the pure form, either it is bound with lipid or it is bound with protein, but it is found in the membrane. ठीक है, तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन बना that will be the D option. Select one which is not true for ribosome. Ribosome के लिए क्या ट्रू नहीं है? It is made up of 2 subunit. चाहे आप 70S पिक करो चाहे 80S पिक करो, दोनों बेटा 2 सब यूनिट के बने हैं। 70 is made up of 50 plus 30, 80 is made up of 60 plus 40, 80 is made up of 60 plus 40. क्लियर, एडिशन नहीं करना है इसमें, तो दोनों 2 सब यूनिट्स के बने हैं। पॉलीजोम भी बनाते हैं। पॉलीजोम का मतलब सिंगल mRNA का स्ट्रैंड, और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम एट ए टाइम लग गए तो उन्होंने प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया। may attach to the mRNA, obviously mRNA पे तो अटैच होंगे ही होंगे, have no role in the protein formation. Now that is the incorrect statement. राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा जो डी स्टेटमेंट है वो राइबोसोम के लिए ट्रू नहीं है, तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीनेशियस फिलामेंट का बना है, जिसमें बेटा 3 तरह के फिलामेंट्स आते हैं, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो पहला है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट तो करेगा ही करेगा सेल के इन बिटवीन। मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप एंड द स्ट्रक्चर, ये भी करेगा। सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेली, ये इसका फंक्शन नहीं है। सेल मोटिलिटी जरूर प्रोवाइड करेगा। सो सी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 43।
44 है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सीव ट्यूब सेल एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन अरिथ्रोसाइट। प्लांट सीव ट्यूब सेल की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसा सेल है जो कि ई न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी की अगर हम बात करें वो भी ई न्यूक्लिएटेड है, तो दोनों सेल बेटा ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होगा देयर विल बी नो न्यूक्लियस इन द सेल, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ई न्यूक्लिएटेड। एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन फीचर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल कॉमन फीचर नहीं है। हीमोग्लोबिन का होना इज नॉट अ कॉमन फीचर क्योंकि वो सिर्फ आरबीसी में है। एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज अ कॉमन फीचर जो दोनों में अप्लाई होगा। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन बना डी ऑप्शन। 45 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज फॉर स्टेनिंग द क्रोमोसोम। कौन सा डाई है जिसको यूज नहीं किया जाता क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए। बेसिक फुस्सिन यूज होगा बिकॉज ऑब्वियसली क्रोमैटिन इज बेसिक इन नेचर। मेथिलिन ब्लू भी यूज होता है आपके पास, कार्माइन भी यूज होता है, but saffronin is not used for staining the chromosome. It is basically commonly used in the gram staining technique. ये ज़्यादातर कौन सी टेक्निक में यूज होता है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इज नोन एज द saffronin that is not used for staining the chromosome. बेसिकली सैफ्रनिन जिसके लिए यूज़ होता है वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, और नॉर्मली जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो हम किसके केस में अप्लाई करते हैं? बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट, जिसमें अगर वो स्टेन रिटेन करते हैं तो वो पॉजिटिव है, नहीं रिटेन करते हैं तो वो नेगेटिव है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट टेक्निक जिसके लिए आप सैफ्रनिन यूज़ करोगे विच इज़ अ पिंक कलर डाई, बट इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ द क्रोमोसोम। Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of the lecture. Thank you and bye bye.